हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र। बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो भैया आप इस वीडियो को देख सकते हो। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। अब जब भी आप किसी चैप्टर की शुरुआत करते हो तो उस चैप्टर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर तो आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगर आपको उस चैप्टर की मीनिंग नहीं पता है तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। यहां पर जो सिस्टम शब्द दिया गया है इसे हिंदी में कहा जाता है तंत्र। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों का समूह। अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। मैं आपको बहुत बार बता चुका, जैसे कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया था कि सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, डाइजेस्टिव का मतलब है डाइजेशन से। तो ऐसे अंगों का समूह जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह है। और सर्कुलेटरी का मतलब क्या है? सर्कुलेशन है भैया, यानी कि परिसंचरण कहा जाता है हिंदी में। तो ऐसे अंगों का समूह है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो ऐसे अंगों का समूह है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? ऐसे अंगों के समूह को कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई सर्कुलेशन है क्या, ये परिसंचरण क्या है? सिंपल सी बात है भैया, यहां पर शब्द है परिसंचरण। तो परि का मतलब होता है चारों ओर या फिर चारों तरफ, और संचरण का मतलब होता है घूमने वाला। तो जो आपके शरीर में चारों तरफ घूमता है वो होता है भैया सर्कुलेशन, उसे हम कहते हैं सर्कुलेशन या परिसंचरण। तो आपके शरीर में चारों ओर घूमने का काम कौन करता है? आपके शरीर में चारों ओर घूमने का काम करता है भैया ब्लड। देखो, ब्लड स्वयं आपके शरीर में चारों ओर घूमने का काम करता है। हाथ पर कट लगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, पैर पर कट लगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, कंधे पर कट लगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, सिर पर चोट लगी तो ब्लड बाहर निकलेगा। यानी कि ब्लड आपके पूरे शरीर में चारों ओर घूमता रहता है कि नहीं है? और ये सिर्फ अकेला नहीं घूमता, ये अकेला नहीं घूमता, अपने साथ बहुत सारी चीजों को घुमाता है। ब्लड में अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, विटामिन्स होते हैं, है कि नहीं है? हार्मोन होता है, साथ ही साथ में क्रिएटिनिन होता है, अमोनिया होता है कि नहीं है? एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो खराब है हमारे शरीर के लिए, नुकसानदायक है, जैसे कि क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। लेकिन ये कुछ अच्छी चीजें हैं। तो इन सब का सर्कुलेशन कौन करवाता है? इन सबको आपके पूरे शरीर में घुमाने का काम कौन करता है? तो भैया आपका ब्लड करता है, आपका ब्लड करता है। ये ब्लड स्वयं आपके पूरे शरीर में घूमता रहता है। साथ ही साथ में इन सभी चीजों को आपके पूरे शरीर में घुमाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो इस चैप्टर में हम ऐसे अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो भैया स्वयं सर्कुलेट होता हो, और साथ में बहुत सारी चीजों को सर्कुलेट करवाता हो, है कि नहीं? तो ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो ब्लड जो होता है भैया वो आपके पूरे शरीर में घूमता रहता है, साथ ही साथ में इन सभी चीजों को भी घुमाने का काम करता है। तो भैया सिंपल सी बात है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अब ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया है कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं,
एक इसका लिक्विड पार्ट होता है और इसका सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट जो होता है वो पूरे ब्लड का 55% होता है, सॉलिड पार्ट होता है वो 45% होता है। इसमें हम आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। उस लिक्विड पार्ट में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो भैया ब्लड के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। लास्ट वाला जो चैप्टर है वो था ब्लड ग्रुप वाला, लेकिन ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर से पहले मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? ब्लड वाले चैप्टर के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सभी के बारे में बताया था। अब केवल क्या ब्लड के बारे में ही पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में? नहीं भैया, ये जो ब्लड होता है ये आपके शरीर में ऐसे छोटी छोटी सी डक्ट होती है, ऐसे छोटी छोटी सी डक्ट होती है। इन डक्ट्स में पैक होकर के घूमता रहता है, इन छोटी छोटी डक्ट्स में पैक होकर के घूमता रहता है कौन? आपका ब्लड। और ये जो डक्ट होती है, ये जो नली होती है, जो पाइप होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है। इसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है, इसे रुधिर वाहिका कहा जाता है। तो इन ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड जो होता है वो पैक होकर के घूमता रहता है। ठीक है, तो आपके पूरे शरीर में जो ब्लड है क्या वो खुले में घूमता है क्या? नहीं भैया, ऐसे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, ऐसे छोटी छोटी डक्ट होती है, छोटे छोटे पाइप होते हैं आपके पूरे शरीर में, और इन पाइप में पैक होकर के आपका ब्लड घूमता रहता है। जिस तरीके से पाइप में पानी जाता रहता है ना, उसी तरीके से भैया ये खून की कुछ नली होती है, ये पाइप होते हैं, ये डक्ट होती है, इनमें आपका ब्लड जो होता है ना, खून होता है ना, वो पैक होकर के आपके पूरे शरीर में घूमता रहता है। इन ब्लड वेसल्स को आम भाषा में हम नस कहते हैं। क्या कहते हैं? नस। देखो आपको कहीं ना कहीं, ये देखो, अगर आपको दिख रही है तो ये देखो, नहीं दिखी क्या? यहाँ पर आपको शरीर पे दिख रही होगी, अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी ब्लड वेसल्स दिखाई देती है, अभी दिख जाएगी आपको। ये देखो, ये नस दिखाई दे रही है ना आपको, इन नसों में ही पैक होकर के आपका ब्लड घूमता रहता है, इन नसों में ही पैक होकर के आपका ब्लड घूमता रहता है भैया, है कि नहीं है? तो आपके शरीर में चारों तरफ घूमने का कार्य कौन कर रहा है? ब्लड। और ब्लड साथ ही इन सभी चीजों को भी आपके पूरे शरीर में घुमाने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड होता है वो ब्लड किस में पैक होकर के घूमता है? इन ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता है। लेकिन आपके ब्लड जो होता है वो क्या ऐसे थोड़ी ना घूमेगा? जैसे कि मान लीजिए छत है, अब छत पर आपको पानी पहुंचाना है कि नहीं? 3 मंजिल का मकान है, 3 मंजिल पर ऊपर टंकी रखी हुई है, अब नीचे बेसमेंट में होद है, अब वहां से आपको छत पर पानी पहुंचाना है, तो पानी किसकी सहायता से पहुंचेगा? क्या ऐसे पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंचेगा भैया, ऐसे आपको पहुंचाना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी, तभी जा करके वो पानी भैया तीसरी छत पर पहुंचेगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में क्या चारों तरफ घूम सकता है क्या ब्लड? नहीं घूमेगा। तो ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है? तो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है आपका हृदय। तो ब्लड को पंप किया जाता है, और पंप करने का कार्य कौन करता है? हार्ट करता है। अब ये ब्लड पंप किस तरीके से होता है अभी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। तो यहां से सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है ना, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से भाग होते हैं? इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो ब्लड आ गया जो स्वयं सर्कुलेट हो रहा है, साथ ही साथ में इन सभी चीजों को भी कर रहा है कि नहीं है? और ब्लड पैक होकर के किस में घूमता है? तो ब्लड पैक होकर के घूमता है भैया इन छोटी छोटी डक्ट्स में, जिन्हें आप ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिका कहते हो, जिसे आम भाषा में नस कहा जाता है। जिन्हें हम आम भाषा में क्या कहते हैं? जिन्हें हम आम भाषा में नस कहते हैं। अब जिस तरीके से पाइप को तीसरी मंजिल पर चढ़ाना होता है, ठीक उसी तरीके से आपके पूरे शरीर में ब्लड को घुमाना होता है। तो ब्लड को पूरे शरीर में घुमाने का काम कौन करता है? वो प्रेशर एक क्रिएट होता है, तो वो हृदय के कारण होता है, उसे हम ब्लड को पंप करना कहते हैं। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से ब्लड को पंप किया जाता है, जिससे आपके पूरे शरीर में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता रहता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किन के बारे में पढ़ते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर होता है इसमें हम भैया 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, एक ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं,
इस ब्लड वेसल सुदृढ़ वाहिकाओं में पैक होकर के आपके पूरे शरीर में ब्लड घूमता रहता है। साथ ही में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मानव हृदय के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मानव हृदय के बारे में। हृदय क्या करता है? तो ये ब्लड को पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करेगा। किस तरीके से करेगा अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ब्लड वेसल्स का काम क्या है? तो ब्लड वेसल्स में पैक होकर के कौन घूमता रहता है? ब्लड घूमता रहता है। इन ब्लड वेसल्स को हिंदी में आम भाषा में नस कहा जाता है, नस कहा जाता है। यह वह पाइप है जिनमें पैक होकर के आपका ब्लड जो होता है वो पूरे शरीर में घूमता रहता है। और ब्लड के बारे में तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चैप्टर में मैं आपको ब्लड के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि भैया इस चैप्टर में हम इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके भाई। ब्लड के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, लगभग 5 से 7 क्लासें हुई है। इससे मैंने आपको आरबीसी के बारे में पढ़ाया, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ाया, प्लाज्मा के बारे में पढ़ाया और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ाया। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस चैप्टर में हम ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ब्लड वाले चैप्टर के बाद में मैंने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में और पढ़ाया था, ब्लड ग्रुप के बारे में और पढ़ाया है। तो अगर पिछली ये क्लासें नहीं देखी है ब्लड की और ब्लड ग्रुप की तो जाकर के देख लेना भैया। तो कल से हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। बताओ यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? भाई यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्लड किस सिस्टम का हिस्सा है, तो ब्लड जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्लड वेसल्स किस सिस्टम का हिस्सा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय जो होता है वो किस सिस्टम का हिस्सा है, तो भैया सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझ में आ गया? और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, क्या वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई? ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया? ओके ठीक है। अब भैया आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं आगे, थोड़ा सा और चलते हैं भैया आगे। अब देखो भैया, क्या आपको पता है इस सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था कि भैया किस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है? ये सारी चीजें किसने बताई थी? तो ये सारी चीजें बताई थी भैया एक वैज्ञानिक था विलियम हार्वे, उसने बताई थी। देखो 1628 की बात है, एक वैज्ञानिक था विलियम हार्वे। वैज्ञानिक का नाम क्या था? विलियम हार्वे। इस विलियम हार्वे ने 1628 में सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था कि किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, किस तरीके से हमारा जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इसने बताया था। तो कभी कभी आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? कि भाई सर्कुलेटरी जो सिस्टम है इसकी खोज किसने की थी? तो खोज किसने की थी भैया? तो खोज की थी भैया विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने, है कि नहीं? अब भाई सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज इसने की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कब की है? 1628 में की है। इसी वजह से इस विलियम हार्वे को क्या कहा जाता है? इसी वजह से इस विलियम हार्वे को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र का पिता से कहा जाता है, इस विलियम हार्वे को कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को एंजियोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखना भैया, उस शाखा को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। साइंस में हम बहुत सारी ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। मैंने बायोलॉजी में भी आपको बहुत सारी ब्रांच पढ़ाई है, जैसे कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे डेंटोलॉजी कहा जाता है। ऐसे हमने बहुत सारी ब्रांच के बारे में पढ़ा।
वैसे ही अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, परिसंचरण जो तंत्र है, इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को एंजियोलॉजी कहा जाता है। तो इस एंजियोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस एंजियोलॉजी में हम संपूर्ण सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजें कैसे काम करती है टोटल। अगर हम सभी चीजों के बारे में पढ़े तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? तो भैया इसी विलियम हार्वे को कहा जाता है, इसी विलियम हार्वे को कहा जाता है, इसी विलियम हार्वे को कहा जाता है। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बताओ भैया, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो 1628 में विलियम हार्वे ने बताया था। इसी वजह से परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे एंजियोलॉजी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, तो विलियम हार्वे। सारी बातें क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी मिलते हैं भैया आपको, तो मैं सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। ठीक है भैया। अब देखो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अलाउट लगा ले, यहीं पे होगा। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। अब तक मैंने सिंपल सी दो बातें लिखी कि भाई आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका जो परिसंचरण तंत्र है, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और ये बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो देखो भैया, अभी मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है कि आपका जो ब्लड होता है ना, आपका जो ब्लड, अब ये ब्लड किस में पैक होकर के घूमता रहता है? तो भैया नस में पैक होकर के घूमता रहता है। एक पाइप होता है हमारे शरीर में, ऐसे बहुत सारे पाइप होते हैं जिनमें पैक होकर के आपका ब्लड घूमता रहता है। और इन पाइप को क्या कहा जाता है? इन पाइप को ब्लड वेसल्स कहा जाता है, हिंदी में रुधिर वाहिका कहा जाता है। और आम भाषा में हम क्या कहते हैं? आम भाषा में हम इन्हें नस कहते हैं। तो बंद परिसंचरण तंत्र वह परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें ब्लड जो होता है, जिसमें ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में पैक होकर घूमता है शरीर में। किसमें? शरीर में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, तो यह ऐसा तंत्र है जिसमें ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता रहता है। अब जैसे हम हमारे बारे में बात करें तो मानव जो होता है, इस मानव में ब्लड जो होता है वो भैया ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता रहता है। इसके अलावा जितने भी मैमल्स है यानी कि जितने भी स्तनधारी वह जीव होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं,
ये सभी भैया, इन सभी में जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, इस बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण कौन है? तो बंद परिसंचरण तंत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? मानव आ गए भैया और मैमल्स आ गए यानी कि स्तनधारी आ गए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है भैया, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो? डॉल्फिन और व्हेल मछली भी आप याद कर सकते हो। डॉल्फिन और व्हेल मछली भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि इनमें भी कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, इन सभी में जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में पैक होकर के पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें रक्त रुधिर वाहिकाओं में पैक होकर के पूरे शरीर में घूमता रहता है, ऐसे सिस्टम को, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को कहा जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। उदाहरण क्या है? मानव। तो हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जितने भी मैमल्स है, जितने भी स्तनधारी है, उन सभी में भी भैया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। डॉल्फिन और व्हेल मछली भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है मेरे भाई? तो इसमें जो ब्लड होता है ना भैया, इसमें जो ब्लड होता है ना, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है ना भैया, वो सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स के बीच, ऑर्गन्स के बीच, ऑर्गन्स के बीच खुले में घूमता है, खुले में घूमता रहता है। कॉकरोच देखा है? कॉकरोच, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है भैया कॉकरोच। इसका उदाहरण क्या है? कॉकरोच है। कॉकरोच को आप उल्टा करके देखना। अगर आप कॉकरोच को उल्टा करके देखोगे तो उसमें देखोगे कॉकरोच का जो ब्लड का रंग होता है ना वो व्हाइट होता है, सफेद होता है। तो आप देखोगे कभी इस साइड से इस साइड में यानी कि इस तरफ से इस तरफ ब्लड बह रहा है, कभी इस तरफ से इस तरफ, आपको ऊपर नीचे से ब्लड घूमता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो कॉकरोच में याद रखना ये ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ये ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ये रुधिर वाहिका नहीं होती है। ये चीजें आपको पता होना जरूरी है भाई। ये ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ये से पाइप नहीं पाए जाते जिनमें ताकि पैक होकर के ब्लड घूम सके। ऐसा नहीं होता है भैया खुला परिसंचरण तंत्र वाले जीवों में, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो ब्लड होता है वो सेल यानी कि कोशिका, उत्तक, अंगों के बीच में खुले में घूमता रहता है भैया, है कि नहीं? उदाहरण है कॉकरोच, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, घोंघा, कीट, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तो ये सभी चीजें आपको पता होना जरूरी है भैया। बताओ बताओ, यहां तक किसको समझ में आ गया और किसको समझ में नहीं आया? भाई यहां तक की कहानी किसको समझ में आ गई और किसको नहीं आई? जल्दी बता दीजिए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में पैक होकर के नहीं घूमता है। इसमें जो ब्लड होता है वो कोशिका, उत्तक और अंगों के बीच में खुले में घूमता रहता है पूरे शरीर में। ऐसा किसमें देखने को मिलता है? कॉकरोच, ऑक्टोपस, घोंघा, कीट, इन सभी में देखने को मिलता है। यहां से रेलवे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र की। तो बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो इसमें ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता रहता है, जिसमें हम आते हैं, मैमल्स है जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, ये सभी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। डॉल्फिन और व्हेल मछली भी इसका उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं और आपको पता होना जरूरी है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। इतनी कहानी समझ में आ गई? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। देखिए भैया, यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको? ओके, अब आगे चलते हैं। ध्यान से समझना, अभी भी हमें इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आगे चलते हैं भैया। मैंने आपसे कहा था कि आपका हृदय जो होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो मैंने आपको नहीं बताया था कि आपका हृदय ब्लड को किस प्रकार पंप करता है।
उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। देखो भैया, मैंने आपसे कहा था कि आपका जो ब्लड होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, एक होता है शुद्ध रक्त और एक होता है अशुद्ध रक्त। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई ये शुद्ध रक्त क्या होता है? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। ब्लड वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था। मैंने आपसे यह भी कहा था कि जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये सारी चीजें काम आएगी। तो प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। ऐसे ब्लड को प्योर ब्लड कहा जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त कहा जाता है। इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। ऐसे ब्लड को इम्प्योर ब्लड कहा जाता है, अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो कभी भी आज के बाद में अगर मैं प्योर ब्लड का नाम लूं, यानी कि शुद्ध रक्त का नाम लूं, तो उसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम है, ऐसे ब्लड को क्या कहा जाता है? प्योर ब्लड कहा जाता है, शुद्ध रक्त कहा जाता है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, ऐसे ब्लड को इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना कि ये जो प्योर ब्लड होता है, इस प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड में, यानी कि आपका जो प्योर ब्लड होता है, सॉरी इधर देखो, इधर प्योर नहीं, आपका जो इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि आपका जो अशुद्ध रक्त होता है, इस अशुद्ध रक्त को अगर मुझे प्योर ब्लड बनाना है, अगर मुझे प्योर ब्लड बनाना है यानी कि शुद्ध रक्त बनाना है, तो इस इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? तो आपका लंग्स करता है, आपके फेफड़े करते हैं। कौन करता है? आपके फेफड़े करते हैं, आपके लंग्स करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब कैसे करते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में, यानी कि श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके शरीर में जो इम्प्योर ब्लड है, उस इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो आपके लंग्स करते हैं, आपके फेफड़े करते हैं। इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, वो इम्प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो इस इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लंग्स करता है। ये सारी चीजें मैं बार बार लिखूंगा, ध्यान रखना कि इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? तो आपका लंग्स कर रहा है। बोलो, इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ओके भैया, अब देखो ध्यान से समझना। अब देखो, हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो हार्ट होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सा लोकल क्वेश्चन है कि भैया हमारे हृदय में कितने कक्षक होते हैं या कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय के बारे में मैं आपको सारी जानकारी बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं आपके हृदय में? 4 चैम्बर होते हैं। और आपके हृदय का जो आकार होता है ना, वो बंद मुट्ठी के समान होता है। किसके समान होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है। इस तरीके से आपकी बंद मुट्ठी होती है ना, वैसे आपके हृदय का आकार होता है। लेकिन मैं यहां पर आपको रफली डायग्राम बना रहा हूं। कैसा डायग्राम बना रहा हूं? रफली, ताकि आपको पता लग सके। यह आपका रफली डायग्राम है, ठीक है। और आपके हृदय के 4 चैम्बर हो गए। एक ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर हो गया, एक ये, एक ये। तो ये ऊपर वाला जो चैम्बर होता है ना, ये होता है भैया राइट एट्रियम, यानी कि दायां आलिंद, ठीक है। और ये होता है ये वाला चैम्बर,
राइट नहीं, लेफ्ट एट्रियम। कौन सा? लेफ्ट एट्रियम, यानी कि बायां आलिंद। ठीक है। और ये वाला जो चैम्बर होता है ये होता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले। और ये वाला जो चैम्बर होता है ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां नीले। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, कि आपका जो हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। बताओ कि ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? बताओ भैया, ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आपके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके भैया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको यह पता करना है कि भैया आपके हृदय जो होता है वो ब्लड को पंप कैसे करता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये मिटा दूं? ठीक है। देखो भैया, एक और डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। यह आपका हृदय है, इसमें ये वाला जो चैम्बर होता है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये राइट एट्रियम है यानी कि दायां आलिंद है। ये वाला जो चैम्बर है ये राइट वेंट्रिकल है यानी कि दायां नीले है। ये वाला जो चैम्बर है ये है भैया लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद। और ये है भैया लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीले। तो आपके शरीर से यानी कि बॉडी से, आपकी बॉडी से अशुद्ध रक्त आएगा यानी कि इम्प्योर ब्लड आएगा। अब ये इम्प्योर ब्लड किस में आता है? तो मैंने आपको बताया था कि इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो। तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो, ये सब ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो। तो यहाँ पर भी जो ब्लड आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला आएगा यानी कि डीऑक्सीजनेटेड आएगा यानी कि इम्प्योर ब्लड आएगा। मैंने कहा कि आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त सबसे पहले किस चैम्बर में आता है? तो दायां आलिंद में आता है, इसमें आ गया। ठीक है। इस वजह से इसमें यहाँ पर कपाट लगे हुए होते हैं। इन कपाट की सहायता से ये जो ब्लड है ये इसमें आ जाएगा। तो इसमें ब्लड आएगा तो यहाँ पर भी कैसा ब्लड आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आएगा। और यहाँ पर कुछ क्या लगे होते हैं? यहाँ पर कुछ कपाट लगे होते हैं, जैसे कि ये कपाट है वैसे ही यहाँ पर कपाट है। इन कपाट के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये कपाट की सहायता से ये जो इम्प्योर ब्लड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर है, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर है, ये किसके पास आ जाएगा? ये आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों के पास आ जाएगा। और फेफड़े क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर है, इसको भैया किस में बदल देंगे? इसको बदल देते हैं भैया ऑक्सीजन युक्त रुधिर में। तो ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है वो होता है प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। फिर यहाँ पर वाल होते हैं जिनकी सहायता से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ वाल होता है जिसकी सहायता से फिर भैया ब्लड निकलेगा और ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? वापस आपके शरीर के अंगों के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लड आया वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर आया, ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया। यहाँ पर जो ब्लड आया वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया। यहाँ पर जो ब्लड आया वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया। अब ध्यान से समझो। अब ये कहानी आपको पता नहीं समझ में आई है या नहीं आई है, लेकिन मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं बहुत अच्छी तरीके से। चलो भैया,
आगे चलते हैं। देखो ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स है। तो शरीर के अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है वो सबसे पहले आपके हृदय के राइट एट्रियम में, यानी कि दायां आलिंद में आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। ऐसे रक्त को क्या कहा जाता है? इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। ये इम्प्योर ब्लड आपके शरीर के अंगों से आएगा भैया। कहाँ से आएगा? आपके शरीर के अंगों से आएगा। किसमें? राइट एट्रियम में, यानी कि दायां आलिंद में। यहाँ पर कुछ कपाट लगे होते हैं। इन कपाट की सहायता से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक भैया ये ब्लड पहुंचेगा। ये ब्लड भी कैसा होगा? ये भी भैया इम्प्योर ब्लड होगा। ऐसा ब्लड होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। फिर यहाँ पर एक कपाट लगा होता है जिसकी सहायता से भैया ये ब्लड आपके फेफड़ों तक पहुंचेगा। ठीक है। और फेफड़ों के पास जो ब्लड आया है वो इम्प्योर है। ऐसा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो। देखो मैंने तीर का निशान भी लगा रखा है। ये ऐसा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। ऐसे ब्लड को क्या कहा जाता है? इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। ये आपके फेफड़ों के पास आ गए। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि इस इम्प्योर ब्लड को, ये कौन सा ब्लड है? ये है इम्प्योर ब्लड। और इस इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में बदलने का काम कौन करता है? आपके लंग्स, आपके फेफड़े करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। देखो इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्योर ब्लड है भैया, ये कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बायां आलिंद के पास जाएगा। बायां आलिंद से कपाट की सहायता से बायां नीले में पहुंच जाएगा और बायां नीले में यह कपाट लगा होता है। इस कपाट से आपके शरीर के अंगों के पास वापस ये प्योर ब्लड पहुंच जाएगा। तो जब शरीर के अंगों से ब्लड आ रहा था तो इम्प्योर ब्लड आ रहा था, लेकिन अब शरीर के अंगों के पास जो ब्लड जा रहा है हृदय के पास से, वो जा रहा है प्योर ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। तो अब ध्यान से समझना कि ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है? हृदय। तो हृदय ब्लड को पंप किस तरीके से करता है कि आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त पहले आपके हृदय के पास आता है, हृदय से यह अशुद्ध रक्त आपके फेफड़ों के पास जाता है, फेफड़े इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके वापस आपके हृदय तक भेजता है और हृदय वापस भैया ब्लड को आपके शरीर के अंगों के पास पहुंचता है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है लगातार होती रहती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है भैया ब्लड को पंप करना। तो भैया कुछ इस तरीके से आपका हृदय जो होता है वो लगातार ब्लड को पंप करता रहता है, जिससे आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। बताओ क्या ये चीजें आपको समझ में आ गई या नहीं आई? बताओ भैया। बताओ बताओ भैया, क्या आपको समझ में आ गया कि ब्लड को पंप करना क्या होता है? एक बार और बताओ। शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त का हृदय तक आना, हृदय से अशुद्ध रक्त का फेफड़ों के पास जाना, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है, फिर फेफड़ों से शुद्ध रक्त का हृदय तक आना और हृदय से वापस से शुद्ध रक्त का आपके शरीर के अंगों तक जाना। ये लगातार ये काम होता रहता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ब्लड को पंप करना। और इसी प्रोसेस के तहत आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो मैंने आपसे कहा था कि ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, इस ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? तो ब्लड को पंप करने का काम आपका हृदय कर रहा है। देखो तो ये कार्य लगातार, इसी पूरी प्रोसेस को ब्लड को पंपिंग करना कहते हैं। और इसी प्रोसेस के तहत भैया आपके पूरे शरीर में ब्लड घूमता रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि आपका हृदय ब्लड को पंप किस तरीके से करता है। आगे ये जो चीजें मैंने आपको बताई अभी छोटी सी, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कम से कम 2 घंटा तक पढ़ाने वाला हूं। इन सभी चीजों के बारे में एक एक चीज पढ़ाऊंगा कि भैया ये जो ब्लड वेसल्स है जो आपके हृदय के पास ब्लड लेके आ रही है अशुद्ध, इस ब्लड वेसल्स का नाम क्या है? ये कौन सा कपाट है? ये कौन सा कपाट है? फिर इस कपाट से आपके लंग्स तक ये जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है इसको कौन सी ब्लड वेसल्स लेके आ रही है? फिर भैया ये लंग्स से आपके लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद तक ये ब्लड वेसल्स कौन सी लेके जा रही है इस प्योर ब्लड को? फिर भैया ये कौन सा कपाट है? ये कौन सा कपाट है? लेफ्ट वेंट्रिकल से भैया आपके शरीर के अंगों के पास कौन सी ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके जा रही है? सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने अभी इतना सा बताया है कि भैया हमारे शरीर के अंगों के पास से अशुद्ध रक्त जो होता है वो आपके हृदय के पास आता है।
ये आपका हार्ट है, हृदय के पास है, हृदय से अशुद्ध रक्त आपके फेफड़ों के पास जाता है, फेफड़े इस रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, इसे प्योर ब्लड में बदलते हैं, और फिर ये जो शुद्ध रक्त होता है ये आपके फेफड़ों हृदय के पास जाता है, और हृदय शुद्ध रक्त को वापस आपके शरीर के अंगों के पास भेजता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्लड को पंपिंग करना कहते हैं। तो हृदय का काम होता है ब्लड को पंप करना, तो कुछ इस तरीके से आपका हृदय जो होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। बताओ बताओ भैया, जल्दी बता दो। चीजें आ गई समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? मिटा दो? ओके। अब देखो भैया, लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल एक कॉन्सेप्ट और है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद में फिर आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। देखो, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा होता है इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में भी लिख देता हूं। ये तो होता है एकल परिसंचरण तंत्र, ये होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र, और ये होता है अधूरा परिसंचरण तंत्र। बताओ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि अधूरा परिसंचरण तंत्र। एकल परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र और अधूरा परिसंचरण तंत्र। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब सबसे पहले समझते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र जो होता है ना, इसमें 4 कक्षक होते हैं। ये 4 चैम्बर होते हैं इसमें। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और इस परिसंचरण तंत्र में 2 बार ब्लड आता है हृदय में, और 2 बार ब्लड बाहर जाता है, और 2 बार ब्लड जो होता है वो बाहर जाता है, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है भाई। अब देखो किस तरीके से, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका हृदय ब्लड को पंप किस तरीके से करता है। तो आपके हृदय में 4 चैम्बर थे, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर। ये दायां आलिंद था, ये दायां नीले, ये बायां आलिंद, ये बायां नीले। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले आपके हृदय के इस राइट एट्रियम में यानी कि इस चैम्बर में ब्लड आया, फिर भैया इससे वापस ब्लड बाहर निकल गया और आपके लंग्स के पास पहुंचा, आपके फेफड़ों के पास पहुंचा। फेफड़े वापस इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करके वापस कहाँ पहुंचा देंगे? आपके हृदय के चैम्बर में पहुंचा देंगे। कौन से में? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वाल्व की सहायता से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस आपके शरीर के अंगों के पास, ऑर्गन्स के पास चला जाएगा। दोबारा से देखो कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, पहली बात तो,
इसमें ऐसा परिसंचरण तंत्र है जिसमें 2 बार तो ब्लड आता है और 2 बार ब्लड बाहर जाता है। किससे? आपके हृदय से। ऐसे परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी कि 2 बार तो आपके हृदय में ब्लड आएगा और 2 बार बाहर जाएगा। ऐसे परिसंचरण तंत्र को बोला जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र, यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि हृदय में 2 बार ब्लड आएगा और 2 बार बाहर जाएगा। देखो, आपके ये शरीर के अंग है, तो आपके शरीर के अंगों से सबसे पहले अशुद्ध रक्त आपके हृदय में आया, हृदय से वापस लंग्स यानी कि फेफड़ों के पास गया, और फेफड़े क्या करते हैं, ये अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करता है और शुद्ध रक्त वापस आपके हृदय के पास चला जाता है और हृदय फिर इस ब्लड को आपके शरीर के अंगों के पास पहुंचा देता है। तो देखो, पहली बार तो यहाँ पर आया आपके हृदय के पास ब्लड, और दूसरी बार फिर भैया फेफड़ों के पास से यहाँ से आया। तो मैंने क्या कहा कि 2 बार तो आपके फेफड़ों में, 2 बार तो आपके हृदय के चैम्बरों में, फेफड़ों में नहीं, हृदय के चैम्बरों में ब्लड आता है और 2 बार शरीर, 2 बार फेफड़ों से, 2 बार आपके हृदय से ब्लड बाहर निकलता है। एक बार तो ये बाहर निकला और एक बार ये बाहर निकला, देख सकते हो आप, एक बार ये और एक बार ये। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहा जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। इस परिसंचरण तंत्र में जो आपका हृदय होता है, उस हृदय में 2 बार ब्लड आता है और 2 बार बाहर निकलता है। और ऐसा आपको किस में देखने को मिलता है? ऐसा आपको पक्षी और स्तनधारियों में देखने को मिलता है, पक्षी और स्तनधारियों में देखने को मिलता है। आ गया समझ में? दोबारा से बता देता हूं, आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त सबसे पहले राइट एट्रियम के पास पहुंचेगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कुछ वाल्व होते हैं, उन वाल्व की सहायता से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। इस राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त होता है वो आपके लंग्स के पास पहुंचता है और लंग्स इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करके किसके पास भेज देगा? लेफ्ट एट्रियम के पास भेज देगा, और लेफ्ट एट्रियम इससे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेज देगा कुछ वाल्व की सहायता से। आगे मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस आपके शरीर के अंगों के पास ये शुद्ध रक्त पहुंच जाएगा, क्योंकि लंग्स ने भैया इस इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके हृदय में, आपके हृदय के चैम्बरों में 2 बार तो ब्लड आया और 2 बार चला गया। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें आपके हृदय के चैम्बरों में 2 बार ब्लड आता है, 2 बार बाहर चला जाता है, ऐसे परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। सिंपल भाषा में आपको क्या एग्जाम्पल याद रखने हैं? पक्षी और स्तनधारी, जिसमें मानव भी आता है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, जितने भी पक्षी है वो सभी आते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल है वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि डॉल्फिन, व्हेल मछली, चमगादड़, ये सभी आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल। भैया गेट बंद करके जाना, ये सभी आपको चीजें याद रखनी है। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र के उदाहरण आपको समझ में आ गए। जितने भी पक्षी है उन सभी पक्षियों में 4 चैम्बर होते हैं, है कि नहीं, और उसके शरीर में 2 बार ब्लड आता है और 2 बार बाहर जाता है। कुछ इस तरीके से पक्षी और स्तनधारियों में इसी तरीके से ब्लड आता है और ब्लड बाहर जाता है हृदय के चैम्बरों से। सिंपल सी बात है, दोहरा परिसंचरण तंत्र में हृदय में 2 बार ब्लड आएगा और 2 बार बाहर जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि इसे मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, अधूरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसके हृदय में 3 कक्षक होते हैं। कितने चैम्बर होंगे? 3 होंगे भैया। इसमें क्या होता है? 2 बार तो देखो किस तरीके से काम करता है, ये छोड़ो, किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अधूरा परिसंचरण तंत्र किस तरीके से काम करता है, ध्यान से समझना। इसमें 3 चैम्बर होते हैं। ये हो गया भैया राइट एट्रियम, ये कौन सा हो गया? राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद, और ये हो गया भैया लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद। तो शरीर के अंगों से, ऑर्गन्स से अशुद्ध रक्त आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा। इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा होती है,
और ये होता है वेंट्रिकल। इसमें एक ही वेंट्रिकल होता है, लेकिन स्तनधारियों और पक्षियों में देखा हमने क्या देखा, दो वेंट्रिकल थे, एक राइट वेंट्रिकल था, एक लेफ्ट वेंट्रिकल था, लेकिन यहाँ पर भैया एक ही वेंट्रिकल है। तो भैया ये अशुद्ध रक्त आपके शरीर के अंगों से आया, किसमें, इसमें आया अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर ये अशुद्ध रक्त वालों की सहायता से इस वेंट्रिकल में पहुंचेगा, तो ये आ गया। फिर इस वेंट्रिकल से यह अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचेगा, आपके लंग्स के पास, आपके फेफड़ों के पास। ये कौन सा ब्लड है, ये अशुद्ध रक्त है। और फिर लंग्स क्या करते हैं, इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करेंगे। तो शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर दिया तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर हो गया, यानी कि प्योर ब्लड हो गया। प्योर ब्लड कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है। और फिर ये वापस ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा भैया वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर भी आ रहा है राइट एट्रियम से, और यहाँ पर शुद्ध रक्त भी आया। और फिर ये जो मिक्स होकर के, अब इसमें क्या होता है, मिक्स ब्लड हो गया ना। ऐसा ब्लड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा है, वो ब्लड भी इसमें है। और ऐसा ब्लड इसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा है, ऐसा ब्लड भी इसमें है वेंट्रिकल में। और फिर इस वेंट्रिकल से आपके शरीर के अंगों के पास, ऑर्गन के पास वापस ब्लड चला जाता है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले आपके शरीर के अंगों से आपके हृदय के दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त आया, और अशुद्ध रक्त वेंट्रिकल में चला गया, और वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त आपके फेफड़ों के पास चला गया। फेफड़ों ने इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट किया, और ये शुद्ध रक्त आपके वापस लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद के पास आ गया। बायां आलिंद से शुद्ध रक्त आपके वेंट्रिकल में चला गया। तो वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त भी है, शुद्ध रक्त भी है। और फिर ये अशुद्ध रक्त यानी कि अशुद्ध और शुद्ध रक्त का जो मिश्रण है, ये मिश्रित ब्लड यानी कि मिक्स हुआ ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपके शरीर के अंगों के पास चला जाएगा। तो इसमें 3 चैम्बर है। इसमें कितने चैम्बर है, इसमें 3 चैम्बर है मेरे भाई। इसमें कितने चैम्बर है, इसमें 3 चैम्बर है। तो यहाँ पर भैया अधूरा परिसंचरण तंत्र हुआ है। क्या पूरा हुआ है, क्या बोलो, क्या पूरा हुआ है, क्या पूरा नहीं हुआ भैया, अधूरा हुआ है। पहले भी मिक्स आ रहा था, अब भी मिक्स है भैया। मिक्स होकर के ब्लड आपके शरीर के अंगों के पास जाता है। तो ऐसे परिसंचरण तंत्र जिसमें मिक्स होकर के ब्लड आपके शरीर के अंगों के पास पहुंचता है, ऐसे परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, अधूरा परिसंचरण तंत्र, या फिर मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र, या मिश्रण जो भी कह सकते हो आप, कह सकते हो। और इसका उदाहरण क्या है, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझ लेना। इसके उदाहरण है भैया एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, जैसे कि मेंढक, ठीक है, और रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, जैसे कि सांप और छिपकली। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, अधूरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और हम में जितने भी मैमल्स हैं, इन सभी मैमल्स में किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। समझ में आ गया, कुछ इस तरीके से परिसंचरण तंत्र काम करता है, अधूरा, ठीक है। ओके, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके भैया मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ यार, बोलो मिटा दूं ना, ठीक है। अब छोटी सी बात है, एकल परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करते हैं कि भैया एकल परिसंचरण तंत्र किस में होता है। तो एकल परिसंचरण तंत्र में कितने कक्षक होते हैं हृदय में, तो 2 कक्षक होते हैं भैया, 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। और ये एकल परिसंचरण तंत्र आपको किस में देखने को मिलता है, मछली में देखने को मिलता है। देखो भैया गिल्स होते हैं मछलियों में, तो इन गिल्स की सहायता से ऑक्सीजन लेता है कौन, मछली गिल्स की सहायता से क्या लेती है, ऑक्सीजन लेती है। फिर ये गिल्स में ब्लड होता है, ऑक्सीजन आई है कि नहीं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं, है कि नहीं। तो प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है, मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में बताया था। तो इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सहायता से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड का पहुंचता है।
बॉडी में पहुंचता है, शरीर में पहुंचता है, और शरीर से भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब ये ब्लड कौन सा हो गया, अब ये अशुद्ध रक्त हो गया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी कि अशुद्ध रक्त हो गया। अब ये अशुद्ध रक्त आपके मछलियों के हार्ट के पास पहुंचेगा। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, पहले आलिंद के पास पहुंचेगा और फिर नीले के पास पहुंचेगा। लेकिन हृदय के पास जो चैम्बर पहुंच रहा है वो, हृदय के पास जो ब्लड पहुंच रहा है वो कौन सा ब्लड पहुंच रहा है, इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है। और फिर वापस ये हृदय के पास से ये ब्लड आएगा, ये ब्लड खाएगा, ये अशुद्ध रक्त खाएगा आपके गिल्स के पास, मछलियों के गिल्स के पास, और गिल्स इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को ऑक्सीजन युक्त रुधिर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हृदय में, इस मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर है, तो मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर है, एक आलिंद है और एक नीले है। इसमें सिर्फ एक बार ही ब्लड आ रहा है और एक बार ही चला जाता है। इसमें इसके हृदय के चैम्बरों में एक बार ब्लड आया और वापस चला गया, बस, और कुछ नहीं है। तो एकल परिसंचरण तंत्र में हमने देखा कि एक बार हृदय में ब्लड आ रहा है और वापस चला जाता है। दोहरा परिसंचरण में देखा कि ये हृदय में 2 बार ब्लड आता है और 2 बार चला जाता है। इसमें मिक्स होकर के ब्लड जाता है भैया, 2 बार आ तो रहा है लेकिन भैया वो मिक्स हो जा रहा है लास्ट में। मैंने आपको सारी चीजें बताई है। तो बेस्ट है इसके एग्जाम्पल याद कर लेना। एकल परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है मछली, दोहरा परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है पक्षी और स्तनधारी से मैमल्स, मानव, डॉल्फिन, व्हेल मछली, चमगादड़, ये सभी। और इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम में दोहरा परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। इतनी बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके। तो भैया यहां पर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया, हमारा हृदय ब्लड को पंप किस तरीके से करता है वो सारी चीजें बताई, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो सारी चीजें बताई, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा कौन कौन से अंग है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं वो सारी चीजें पढ़ाई। एकल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया, यानी कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्लड वेसल्स के बारे में। तो अगर आपको चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। देखो ये क्लासें बैच वाली क्लासें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर की 2-3 क्लास ऐसे आएगी जिनके मैं आपको नहीं पढ़ा सकता यहाँ पर, तो आपको बैच लेना होगा। तो अब तक आपने बैच नहीं लिया है तो 29 रुपये की मेंबरशिप होती है भैया, वो 29 रुपये की मेंबरशिप ले लो, जिसमें आपको बायोलॉजी, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो बायोलॉजी स्पेशल 0.2 के नाम से भैया आपको बैच मिल जाएगा। मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट, बैच की प्लेलिस्ट आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें देख लेना मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़ा रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर करवा रखे हैं। अगर बैच की सारी क्लासें देखनी है तो 29 रुपये की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी 1 महीने के लिए। 5 से 5.5 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा भैया। तो बैच जरूर ले लेना अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।